हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम लेक्चर नंबर 33 करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33। तो इसमें जैसे मैं आपको बात बताऊं कि इसमें हमें बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे गति के समीकरण पर। गति के समीकरण पर हमने पहले क्वेश्चन कर लिए थे। अब मैं जो बेसिक है, अगली हेडिंग का जो बेसिक है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगली हेडिंग का बेसिक क्या है? हेडिंग का नाम लिखिए, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति। गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति। गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में जी। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है जानते हैं जी सब? जी होता है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, जिसको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल देते हैं। ये लगभग का निशान होता है ऐसा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव, नियत त्वरण नियत है तो गति के समीकरण लगा सकते हैं। लिखिए पहली लाइन, इसमें त्वरण नियत है इसलिए गति के समीकरण लगाए जा सकते हैं। केस, इसमें 4 केस बनेंगे। 2 केस आज के क्लास में करेंगे, 2 केस अगली क्लास में किए जाएंगे। तो केस 1 क्या है? केस 1 देखिए, जो मैं बोलूँ केस 1 मतलब मैं एक वस्तु को ऊपर से छोड़ रहा हूँ जी। एक पॉइंट तो ऊपर से छोड़ना, एक पॉइंट होता है जी ऊपर फेंकना। हम धरातल से वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, एक किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ना। किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ना। वस्तु को किसी ऊंचाई से आप छोड़ना चाह रहे हो तो वस्तु नीचे जाएगी तो एक ही जगह लेंगे जी, प्लस जी। त्वरण कितना रहेगा? प्लस जी। वस्तु को यहाँ से यहाँ छोड़ दिया। किसी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, h ऊंचाई से छोड़ रहे हो तो आरंभिक वेग कितना लोगे? 0। वस्तु नीचे जाएगी, यहाँ पर वस्तु को पास कुछ अंतिम वेग होगा जी, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे फार्मूले जी। पहला फार्मूला, वस्तु धरातल पर कितनी देर में पहुंची? पहला फार्मूला है धरातल पर पहुंचने में लगा समय। धरातल पर पहुंचने में लगा समय तो कैसे निकालें? v = u + at से? नहीं, इसे तो अंतिम वेग आएगा। तो ये फार्मूला लगाओ आप, s = ut + ½ at²। s क्या है? आरंभिक वेग 0, ½ एक ही जगह लगा दूंगा g × t²। तो t का मान आ जाएगा जी √2h/g। धरातल तक पहुंचने में लगा समय, ये इतनी देर वस्तु हवा में रही तो आप इसको उड्डयन काल भी बोल सकते हो। इसको आप उड्डयन काल भी बोल सकते हो जी, ठीक है। दूसरी बात, धरातल पर अंतिम वेग। दूसरा पॉइंट यहां भी लिख देता हूं, टकराने से पहले होता है जस्ट। तो धरातल पर पहुंचने से जस्ट पहले होता है धरातल पर अंतिम वेग। भाई वो अंतिम वेग क्या होगा वस्तु का? तो कैसे निकालें? v = u + at लगा दो। v = u + at। अंतिम वेग v है, आरंभिक वेग 0 है, एक ही जगह प्लस g × t। तो वेग आ जाएगा जी gt। अंतिम वेग t है, g × t का आप मान रख सकते हो। एक तो ये तरीका है जी। दूसरा तरीका, धरातल पर अंतिम वेग। दूसरा तरीका आप इसे भी निकाल सकते थे, v² - आरंभिक वेग कितना है? 0। v² - u² = 2as। एक बार यहाँ u ही लिख देता हूँ, v² - u² = 2s। अंतिम वेग क्या है? v²। आरंभिक वेग क्या है? 0। एक ही जगह g और s की जगह क्या ले लूँ? h। तो अंतिम वेग क्या आएगा जी? √2gh। जब दूरी दे तो ये फार्मूला लगा देना अंतिम वेग का, समय दे तो ये फार्मूला लगा देना। इस t की जगह आप ये रखोगे ना तो यही आ जाएगा। इस t का मान रख के देख लो, यही फार्मूला मिलेगा। ये तो था जी प्रथम केस, किसी ऊंचाई से हम वस्तु को छोड़ रहे थे। अब दूसरा केस देखिए, पहले हम वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो आरंभिक वेग हमेशा 0 लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जब भी किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उसका आरंभिक वेग क्या लेते हैं? 0। अब वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं,
अब क्या कर रहे हैं जी, वस्तु को धरातल से ऊपर फेंकना, वस्तु को धरातल से ऊपर फेंकना, वस्तु को धरातल से ऊपर फेंक रहे हैं। तो वस्तु को आप धरातल से ऊपर फेंक रहे हो, ये देखिए ये धरातल है, यहाँ पर वस्तु को किसी वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं u से, वस्तु ऊपर जाएगी, अंतिम वेग यहाँ पर उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होगा और वस्तु वापस नीचे आ जाएगी। वस्तु को आप जिस वेग से फेंके हो अंतिम वेग भी वही रहेगा, देख लेना, मैं निकाल के बताऊंगा। आरंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर रहेंगे। उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हो गया, क्या यहाँ त्वरण भी 0 है? वस्तु को फेंका, घटते वेग 0 हो गया, लेकिन यहाँ त्वरण 0 नहीं है। उच्चतम बिंदु पर वेग 0 है, लेकिन यहाँ पर त्वरण g है जी 9.8। यहाँ पर त्वरण है वो 0 नहीं है, त्वरण यहाँ पर g है 9.8। ठीक है जी। अब बात क्या है, अब बात देखिए, पहला पॉइंट, वस्तु पहले ऊपर जाएगी, उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय, उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय, उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय v = u + at। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या है 0, आरंभिक वेग क्या है u, एक ही जगह ऊपर जाते टाइम माइनस का g है जी, क्योंकि वेग घटता जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर जा रहा है तो a बराबर -g ले रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ नीचे आ रहा था तो यहाँ पे हमने मान देखो a का क्या लिया है जी, +g, यहाँ पर a का मान हमने +g लिया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। इंटू t, तो उच्चतम बिंदु तक जाने का समय आया t बराबर u/g, ये उच्चतम बिंदु तक जाने का समय आ गया जी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उच्चतम बिंदु पर वेग 0 है। अब उच्चतम बिंदु से धरातल पर वापस आने में लगा समय, उच्चतम बिंदु से धरातल पर वापस आने में कितना समय लगेगा? वही तरीका जी, v = u + at। अंतिम वेग u है, आरंभिक वेग उच्चतम बिंदु पर 0 था, a t, ये भी कितना आया, a की जगह g लिख दो, ये भी क्या आया जी u/g, यानी नीचे आने में भी u/g, ऊपर जाने में भी u/g। तो आप यहां पर बोल सकते हो जी कुल उड्डयन काल, एक चीज और आ जाएगी यहां पर, कुल समय हवा में, इसको बोलते हैं उड्डयन काल। वस्तु कुल कितनी देर उड़ी, ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय, ये दोनों समय बराबर हो जाएंगे और t का आप मान रख दोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा जी 2u/g। चौथी बात है जी, वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गई है? वस्तु के द्वारा तय ऊंचाई, v² - u² = 2as। अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग u², 2a की जगह -g और s की जगह h, तो h का मान क्या गया u²/2g। ये फार्मूले याद रखने हैं, ये सारे फार्मूले हैं जी, फार्मूलों को याद रखना बहुत जरूरी है। देखो ये पहला केस था, यहाँ पर दो फार्मूले आए हैं, उड्डयन काल और अंतिम वेग, इस रूप में या इस रूप में, ठीक है। ऊपर फेंक रहे हैं, उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, यहाँ से यहाँ A से B तक जाने का समय, ये आप बोल सकते हो ये A से B तक जाने का समय है। तो A से B उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, उच्चतम बिंदु से धरातल तक आने का समय यानी B से C, ये क्या है जी, ये समय जी B से C का समय है। ये कुल समय A से B का समय
ए से बी का समय और बी से सी का समय दोनों ही t है, 2t है और t का मान u/g है। अधिकतम ऊंचाई ये है जी, अधिकतम ऊंचाई। वस्तु ऊपर तो उड़ेगी ना, ऊपर जाके ही तो वापस आएगी। कितनी ऊंचाई तक जाके आएगी? u²/2g, यानी h किसके समानुपाती है? u² के। जितने ज़्यादा वेग से फेंकोगे उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी। कॉमन सेंस ही है ये। तो ये दो केस के फार्मूले बताए जी मैंने आपको। अभी मैं इन पर आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अभी हम इन पर क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बात क्या है समझिए, क्वेश्चन हमें इनके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखो एक वस्तु को, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड के 10 नहीं 20 ले लो, एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जहां घूरते हुए त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो घूरते हुए त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आरंभिक वेग कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। घूरते हुए त्वरण आ गया जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी लेते हैं, ये त्वरण है, जी बोल सकते हैं। तो ज्ञात करिए नंबर 1, उच्चतम बिंदु तक जाने का समय। उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, उच्चतम बिंदु तक जाने का समय। नंबर 2, उड्डयन काल। नंबर 3, अधिकतम ऊंचाई। नंबर 3, अधिकतम ऊंचाई। वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई तक? उड्डयन काल कैपिटल T होता है, ऊंचाई कैपिटल H होता है, कैपिटल T 2T होता है जी। T का फार्मूला u/g होता है जी। H का फार्मूला u²/2g होता है। तो जिसको फार्मूले याद है बस वो मान पुट। अब आपको g को प्लस माइनस नहीं लेना, हम फार्मूले बनाते टाइम g का चिन्ह ले चुके हैं। अब दोबारा फार्मूलों में आपको g का चिन्ह नहीं लेना है। u/g, u कितना था जी? 20 मीटर पर सेकेंड। g का मान 10, टाइम कितना आया जी? 2 सेकेंड आ गया। उच्चतम बिंदु तक जाने का समय। उड्डयन काल 2T, 2u/g, और u/g कितना? 20/10, यानी कितना सेकंड आ गया? 4 सेकंड आ गया जी। u²/2g, 2g कितना? 10, u का स्क्वायर, u कितना है जी? 20 × 20, 10 कैंसिल हो गया, तो ऊंचाई कितनी आ गई जी? 20 मीटर आ गई। तो समझो बात क्या है, कहानी क्या है। देखो अगर हम डायग्राम से मैं आपको दिखाऊं, वस्तु को मैंने 20 से फेंका था जी। वस्तु को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था। वस्तु ऊपर गई और वापस आ गई जी नीचे। वापसी का वेग भी 20 मीटर पर सेकंड है। ये वेग भी 20 मीटर पर सेकंड ही था। ये वेग भी 20 मीटर पर सेकंड है, ये वेग भी 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ उच्चतम बिंदु पर वेग 0 था, लेकिन यहाँ पे त्वरण आपको पता है 0 नहीं होता है, त्वरण g के बराबर होता है उच्चतम बिंदु पर। ऊंचाई कितनी? ऊंचाई 20 मीटर ऊंचाई तक चला गया। ये ऊंचाई अगर आपसे बात करेंगे तो आप इसको 20 मीटर बोल देंगे जी, ये 20 मीटर ऊंचाई तक गया है। समझ गए बात? ये हमने एक क्वेश्चन किया है जी अभी इस कंसेप्ट पर, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन लेता हूँ। देखो अब ये एक क्वेश्चन है जी, एक 400 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ से एक बॉल को छोड़ते हैं बॉल को छोड़ते हैं, मतलब आरंभिक वेग क्या है जी? 0 है। वस्तु नीचे आएगी। क्वेश्चन, कितने समय में धरातल पर पहुंची?
कितने समय में धरातल पर पहुंची? दूसरा, अंतिम वेग धरातल पर, अंतिम वेग धरातल पर। तो कितने समय में धरातल पर पहुंची, इसका फार्मूला होता है जी रूट ऑफ 2h/g, होता है जी रूट ऑफ 2h/g, रूट अंडर 2h/g। h कितना है जी? 400 मीटर है जी, यही तो h। 1 0 से 1 0 काट दो, रूट 80, 16 पंजे 80 यानी 4 वर्गमूल 5 मीटर, ऐसे बोल सकते हैं हम। अंतिम वेग का फार्मूला होता है जी वर्गमूल ऑफ 2gh, होता है जी 2g 10 और h का मान कितना होगा जी? h का मान होगा जी 400, 4000 दूना 8000, तो ये आएगा जी 10 वर्गमूल 80। इसको आगे और बोल सकते हो 40 वर्गमूल 5, 1600 पंजे 8000, समझ चुके हो? अब देखिए बात क्या है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये वस्तु पर फेंका। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि वस्तु को अपने किसी ऊंचाई से छोड़ा है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और देख लीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मिला के कैसे बनाएं? एक वस्तु तो ऐसे बनाते हैं, देखो एक अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं। एक वस्तु को मैं छोड़ रहा हूं t बराबर 0 समय पर, दूसरी वस्तु थोड़ी सी लेट छोड़ रहा हूं 2 सेकंड बाद। ये वस्तु चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों को छोड़ ही रहे हैं, यानी आरंभिक वेग दोनों का क्या है? 0, समान ऊंचाई से छोड़ रहे हैं। लिखो सवाल। दो वस्तु को समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है, दोनों के बीच में छोड़ते समय 2 सेकंड का अंतराल है। दोनों के बीच में छोड़ते समय 2 सेकंड का अंतराल है, अर्थात दूसरी वस्तु को 2 सेकंड पश्चात छोड़ा जाता है। पहले वस्तु छोड़ दी, उसके एक वस्तु छोड़ दी, दूसरी वस्तु 2 सेकंड बाद छोड़ी, तो दोनों वस्तुओं के बीच में 5 सेकंड के बाद कितनी दूरी होगी? 5 सेकंड कब लेनी है? पहली छोड़ने के बाद 5 सेकंड। पहली छोड़ने के 5 सेकंड बाद दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, ये आपको निकालना है। अब देखिए, इसमें मान लेते हैं ये तो पूरी 5 सेकंड चलेगी। 5 सेकंड हो गए जी यहाँ पर, ये तो यहाँ पहुँच गई जी। क्या ये 5 सेकंड चली? नहीं, 2 सेकंड लेट चल रहे थे आप। तो 5 सेकंड तो हो गए घड़ी में, लेकिन ये चली कितनी? 5 सेकंड तो हो गए, लेकिन 5 में से 2 लेट चल रहे थे, तो ये 3 सेकंड ही चली जी। इसने कुल दूरी तय करी है जी, इसको हम बोल सकते हैं x1, और इसने कुल दूरी तय करी है जी, इसको हम बोल सकते हैं जी x2। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? उनके बीच की दूरी होगी जी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। लगाओ जी दोनों पर फार्मूला, x1 माइनस x2, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक में मैं टाइम t1 ले रहा हूं जो मैं 5 सेकंड बोलूंगा, एक में मैं टाइम t2 ले रहा हूं जो मैं 3 सेकंड बोलूंगा। ठीक है, आरंभिक वेग दोनों का 0 है, ये तो 0 हो गया जी। एक ही जगह कौन आएगा? g। त्वरण तो दोनों में 10 ही है जी, g का मान 10। पहले कितनी देर चली? 5 सेकंड। 0, a का मान 10, दूसरी कितनी देर चली जी? 3 सेकंड। ठीक है, काटोगे 5 इंटू 5 का स्क्वायर, काटोगे तो माइनस ही जा रहा है जी, माइनस जा रहा है, तो 5 इंटू में 3 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर 25 पंजा 125 मीटर, 3 का स्क्वायर 9 पंजे 45, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 4 8, 80 मीटर का गैप आ गया जी दोनों के बीच। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये गैप बढ़ता जाएगा जी। ठीक है, आपने 5 सेकंड बाद किया, ये कंडीशन थी, 10 सेकंड बाद करोगे तो उत्तर 80 से भी ज़्यादा आएगा। ये नियत नहीं रहेगा जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं हमें ये सवाल में 10 सेकंड तक काम करना होता, 10 सेकंड तक काम करना होता तो ये 10 सेकंड है, 5 की जगह 10 रखना है बस। ये 10 सेकंड है तो ये कितना आ जाएगा जी, ये 8 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे आप 10 सेकंड रखोगे और यहाँ पे आप 8 सेकंड रखोगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, ये 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 8। तो 10 का स्क्वायर 100 पंजे 500, 10 का स्क्वायर 100 पंजे 500 हो जाएगा। और फाइनल उत्तर क्या मिल जाएगा, देखो 500 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो फाइनल उत्तर आया जी 500 में से 5 का 20, 5 का 20, 6 पंजा 30 और 2 32, 0 8 1, 180 मीटर। देखो पहले सिर्फ 80 मीटर आया था, अब 180 मीटर आया है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हो ये गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि त्वरण है जी। अगर नियत गति से होता तो ये गैप नियत रहता, लेकिन त्वरण है तो ये गैप है बढ़ता ही जाएगा। अगली बात देखिए, अगला पॉइंट क्या है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, लिखो। ये इस टाइप का सवाल हो गया है। अब आप लिखेंगे, लिखिए जी। अब मान लेते हैं हमें इनमें जैसे एक के बाद दूसरी छोड़ी, दूसरी के बाद तीसरी भी छोड़ सकते थे। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो जी। ठीक है, ऊपर फेंकी आपने, तो इसका क्या केस बनेगा, इस ऊपर फेंकने वाले का मैं एक और अच्छी केस आपको बात बताता हूं। देखो, एक बॉडी को मैं यहां से छोड़ रहा हूं जी, किसी स्पीड u से। बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जाकर बॉडी वापस आ रही है। यहां पर अंतिम वेग भी u होगा धरातल पर। ये t बराबर 0 समय पे है और ये t बराबर 10 सेकंड पे है। ठीक है, तो कहानी क्या, ये कौन सा समय होगा, ये 5 सेकंड होगा जी। 5 सेकंड पर होगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 सेकंड है जी, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लीजिए क्योंकि पहले दूरी ज़्यादा होगी जी, पहले वेग ज़्यादा है ना जी। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8, 9 और 10। इस तरह से होगा ये, इस तरह से ये 10 सेकंड पूरी हो गई। ये आप देखो कि उड्डयन काल 10 सेकंड है, वस्तु का उड्डयन काल 10 सेकंड है। ये देखिए 0 और 1 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10। ठीक है, यानी उड्डयन काल होता है उन दो समय पर वस्तु एक ही ऊंचाई पर होती है। तो बात समझना, वस्तु समान ऊंचाई पर होगी, वस्तु उन समान ऊंचाई पर होगी उन दो समय पर जिनका योगफल उड्डयन काल के बराबर होगा। उड्डयन काल के बराबर होगा, जिनका योगफल उड्डयन काल के बराबर होगा।
जैसे t1 है एक समय, दूसरा समय t2 है और दोनों का योगफल कैपिटल T है, तो उन दो समय पर वस्तु समान ऊंचाई पर होगी। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे वस्तु समान ऊंचाई पर है, कब कब है जी समान ऊंचाई पर? वस्तु समान ऊंचाई पर है, कब कब? कब कब है समान ऊंचाई पर? देखते जाओ। 1 सेकंड तथा 9 सेकंड पर। 1 सेकंड तथा 9 सेकंड पर। 1 सेकंड और 9 सेकंड पर वस्तु समान ऊंचाई पर है भाई। 2 सेकंड और 8 सेकंड पर। 2 सेकंड तथा 8 सेकंड पर वस्तु समान ऊंचाई पर है। 3 और 7, ये दूरियां बराबर है। अब आप देखो, ऐसे दर्शा सकते हो भाई, ये इसको मैं किसी h से लिख सकता हूं। धरातल से ऊंचाई 3 सेकंड पर उतनी है जितनी 7 सेकंड पर है। 3 सेकंड तथा 7 सेकंड पर। उसी तरह 4 सेकंड और 6 सेकंड पर। 4 सेकंड तथा 6 सेकंड पर। बात समझ गए भाई? इन पर वस्तु समान ऊंचाई पर है जी, ठीक है। समान ऊंचाई पर होगी उन दो समय पर जिनका योगफल उड्डयन काल के बराबर होगा, ठीक है। ये ऊंचाई हम निकाल भी सकते हैं भाई। भाई दो समय का आपको पता चल जाए तो ये ऊंचाई हम निकाल भी सकते हैं। कोई भी वेग हो, वेग कोई भी हो सकता है। एक बात और सुन लीजिए ध्यान से। एक तो ये स्टेप में हमने बता दिया बात। अब कौन से सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात बराबर होगा, ये हम निकालने जा रहे हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, एक वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी, अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी 9h बटा 25 मीटर है। अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी 9h बटा 25 मीटर है। तो h ज्ञात करें। h का मान बताना है आपको। h आपको ज्ञात करना है, तो समझ लें जी बात h कैसे ज्ञात करना है। पॉइंट पर आते हैं बात। अच्छा क्वेश्चन है भाई। मान लेते हैं वस्तु को यहां से आप छोड़ रहे थे जी। ये कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई h है। छोड़ रहे तो आरंभिक वेग 0 है। छोड़ा आपने, अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात, ये अंतिम 1 सेकंड की तय की गई दूरी का अनुपात है। और ये है अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी है, ये है जी 9h/25। ये 9h/25 है, ठीक है। तो बात क्या है देख लीजिए। 9h/25। अंतिम सेकंड की दूरी का फार्मूला क्या होता है? Sn = u + a/2 इंटू में 2n-1। u + a/2 इंटू 2n-1। और ये कितनी है जी? ये जी 9h/25। आरंभिक वेग कितना था? 0। a की जगह क्या ले लूँ? g/2 इंटू में 2n-1। सबसे पहला मुझे n निकालना पड़ेगा। n निकालने के बाद मैं यूज कर दूंगा फार्मूला। भाई h निकालना है, ये आखिरी सेकंड है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, ये अनंत सेकंड है। अनंत सेकंड मैं मान रहा हूं वस्तु कुल n सेकंड चलती है, यानी जो टोटल समय है वो n सेकंड है जी। टोटल समय वो n सेकंड है। तो दूरी कैसे आएगी? h = ut + ½ at²। आरंभिक वेग 0, ut ½ a त्वरण n का स्क्वायर। h का मान आ जाएगा जी an² / 2। a की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? g लगा सकता हूँ।
GN²/2 9/25 h का मान क्या लिख सकता हूं जी, GN²/2 G/2 2n-1 G/2 से G/2 कट जाएगा, आर पार गुणा कर दो जी। 9n² 25 दूना 50n -25 9n² -50n + 25 बराबर 0। पहले मैं n निकालना पड़ेगा और n को यहां रखना पड़ेगा, तब उत्तर आएगा जी। ठीक है, तो 9n², इसके टुकड़े करो, क्या होंगे टुकड़े, 45n और 5n। देखो 45 और 5, 25 को 9 से करोगे, 25 को 9 से करोगे, 9 पंजा 45, 9 दूना 18 और 4 22, 225 हैं। 45 पंजे भी तो 225 होते हैं। 9 कॉमन, n कॉमन, n -45 माइनस का 5 कॉमन, माइनस का n -45 नहीं, n -5 माइनस का 5 कॉमन, n -5 बराबर 0। तो n का 2 मान आए, एक तो आया 5 और दूसरा आया 5/9। कौन सा लोगे, 5 या 5/9? 5/9 नहीं ले सकते, क्योंकि एक आखिरी सेकंड है, वो एक पूरी सेकंड है, वो अधूरी सेकंड नहीं है। n का मान है वो पूरी सेकंड होता है जी, तभी ये फार्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला 1 सेकंड की दूरी का है, आधी सेकंड की दूरी का नहीं है, 1 सेकंड की दूरी का है। n का मान 5 आ गया, n का मान 5 आ गया तो ये फार्मूला लगा दो जी। h का मान क्या आया, GN²/2, g की जगह 10/2, n की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर 25 दूना 5 का स्क्वायर 25 को 10 से करेंगे 250/2, 125 मीटर उत्तर आ जाएगा जी। इस h का मान कितना आ गया जी, 125 मीटर आ जाएगा। बात समझ लिए होंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। आप एक बार ध्यान से देख लें, दोबारा आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले n का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक n का मान नहीं आएगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि वस्तु कितनी देर उड़ी है। n का मान हमने निकाल लिया पहले 5 की, वस्तु 5 सेकंड चली है जी, बस वस्तु 5 सेकंड चली है, तभी उसकी दूरी है वो 9h/25 है। आप इस फार्मूले में पुट करके भी चेक कर सकते हैं, 5 सेकंड अगर इस फार्मूले में आप चेक करेंगे तो 5 सेकंड आ जाएगा जी। इस फार्मूले में चेक कर लो, 5 सेकंड चेक करके दिखाऊं। n की जगह मैं 5 रखूं, आरंभिक वेग 0, G/2, n की जगह 5 रखो, g का मान 10 रख दो, 10/2, 5 दूना 10 -1 9। ठीक है, तो कितना आया, 90/2। 5वें सेकंड में तय की गई दूरी पूछ ले तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई। 9h/25 जो थी कितनी आई है, 45 मीटर। तो 9h/25 भी तो यही आएगा, हम वेरीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। 9/25, h का मान कितना आया था, h का मान जो आया था वो यहाँ पर रख दो, उत्तर आ जाएगा। 125 आया था क्या, 25 पंजा 125 और 9 पंजे 45 मीटर आया कि नहीं बताओ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है जी कि वस्तु ने जो आखिरी सेकंड में तय की गई दूरी निकाली, इसका मतलब वस्तु कुल उतनी देर चली है, तभी तो वो समय आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लीजिए, अगला कंसेप्ट क्या है। इसमें हम वस्तु को क्या कर रहे थे, एक बार ऊपर फेंक रहे थे, एक बार नीचे फेंक रहे थे। अब क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन देखिए, दो विपरीत दिशा में गाड़ी चला देते हैं। वैसे तो ये सापेक्ष वेग में दोबारा आएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं एक बार इनको अलग अलग करके बताता हूँ। दो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही थी जी, ऐसा बोल दें, ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है,
ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। दोनों के बीच में 500 मीटर की जब दूरी थी, लिखो, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक ही पटरी पर जा रही है, अनहोनी होने जा रही है, एक ही पटड़ी पर आमने सामने 10 मीटर पर सेकंड तथा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। जब उनके बीच की दूरी 500 मीटर होती है, तो दोनों के ड्राइवर आपस में देख लेते हैं, इसका ड्राइवर यहाँ है और इसका ड्राइवर यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो दोनों ब्रेक लगाते हैं। 10 वाला ब्रेक लगाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से, और 20 वाला ब्रेक लगाता है जी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से। क्या दुर्घटना घटेगी या नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। ये ट्रेन ए है और इसको मैं ट्रेन बी बोल देता हूं। तो देखो, रुकने से पहले ट्रेन ए ने तय की दूरी, कितनी दूरी तय करी जी ट्रेन ए ने? तो रुकने से पहले तो फार्मूला आएगा जी v = u + at। दूरी निकालनी है जी, दूरी। इस बार हमें दूरी निकालनी है, दोनों की दूरी निकाल लेंगे और दोनों की दूरी को जोड़ देंगे। अगर दूरी 500 से कम है तो दुर्घटना नहीं होगी। तो ये फार्मूला है j = ut + ½ at²। नहीं, ये भी नहीं लगाना, रोकना है ट्रेन को, रोकना है तो ये लगाओ v² - u² = 2s। अंतिम वेग 0 करना है। आरंभिक वेग कितना है जी इसका? 10 है। 2 a की जगह -2 और यहाँ पे दूरी आ जाएगी 10 का स्क्वायर 100/4 कितना? ये तो 25 ही मीटर चली जी, ये तो बोले मैं 25 मीटर में गाड़ी को रोक दूंगी, ठीक है। दूसरी ट्रेन का भी सेम ही ले लेते हैं मंदन, इसका भी -2 ही है मंदन। दूसरी ट्रेन का भी मंदन -2 है। ये कितनी? ट्रेन ए ने तय दूरी। अब आती है जी ट्रेन बी के द्वारा तय दूरी। ट्रेन बी के द्वारा तय दूरी, तो क्या फार्मूला लगाओगे जी? v² - u² = 2s। वापस लगा दो। अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग 20, 2 a की जगह उसका मंदन भी 2 है, वो कितनी दूरी तय कर लेगा? 20 का स्क्वायर 400 -4 × s। s कितना आ गया जी? 100 मीटर। पहली ट्रेन 25 मीटर में रुक जाती है, 25 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे आके रुक गई जी पहली ट्रेन। ये 25 मीटर दूरी है, मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो पहली ट्रेन यहाँ आके रुक गई 25 मीटर में। दूसरी ट्रेन यहाँ आके रुक गई 100 मीटर में, यहाँ बोल देता हूँ, दूसरी ट्रेन यहाँ आके रुक गई 100 मीटर में। क्या दुर्घटना घटी? नहीं घटी, क्योंकि अब भी उनके बीच में काफ़ी दूरी बाकी है। तो आप बोलोगे दुर्घटना नहीं घटी, क्योंकि दोनों ने कितनी दूरी तय करी थी? 125 मीटर तय करी है दोनों ने 125 मीटर तय करी है। अब भी उनके बीच में दूरी बाकी है। बात समझ में आई है जी? अब भी उनके बीच में काफ़ी दूरी बाकी है। तो बस एक और आखिरी क्वेश्चन आज का करा रहा हूँ मैं, देख लीजिए। आखिरी क्वेश्चन क्या है? एक इस तरह का एक क्वेश्चन, इस बार सेम ही दिशा में लेते हैं जी। 2 कार लेता हूँ, कार ए है, कार बी है। इसको वेग वही ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, ठीक है। समझ गए? दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो क्वेश्चन क्या है? एक ही जगह से प्रारंभ होती है, ये समझ लीजिए। दोनों के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है, पास पास ही मान लीजिए आप दोनों को मैं बिल्कुल पास ही मान रहा हूँ। इसका वेग 20 है और इसका वेग 10 है। क्वेश्चन लिखो पहले। 2 कार
एक ही दिशा में 10 मीटर पर सेकंड तथा 20 मीटर पर सेकंड से गतिमान हैं। उनके बीच में दूरी बताइए। उनके बीच में दूरी बताइए 10 सेकंड के बाद यदि दोनों का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। यदि ऐसा मत सुनो, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। यदि त्वरण अलग अलग कर देते हैं, यदि 10 सेकंड बाद दूरी बताइए। यदि ए का तो मंदन है, ए का मंदन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा बी का त्वरण है, बी का त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ए वाला तो ब्रेक मार रहा है जी और बी वाला रेस दे रहा है जी, तो कर देंगे कि नहीं? बिल्कुल कर देंगे। कैसे? देखिए 10 सेकंड में 10 सेकंड में इसका मंदन है वो 1 ले लेते हैं। ए का मंदन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और बी का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड में ए के द्वारा तय दूरी, 10 सेकंड में ए कितनी दूरी तय करेगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू कितना है? उसका वेग ए का 20, कितने सेकंड? 10 सेकंड। 1/2। ए कितना जी? 1 है, ए 1 है, वो भी मंदन है। मंदन है तो किसका रहेगा? माइनस का। और समय कितना है जी? 10 का स्क्वायर। कितना हुआ? 200 माइनस 10 का स्क्वायर 100/2, 50, 150 मीटर। ठीक है। अगली बात, 10 सेकंड में बी के द्वारा तय दूरी, 10 सेकंड में बी कितनी दूरी तय कर लेगी? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वापस लगाओ, यू कितना थी? उसका वेग 10 था, कितना सेकंड? 10 सेकंड। हाफ ए टी का स्क्वायर कितनी सेकंड? 10 सेकंड। और इस बार त्वरण कितना है? 2 है। इस बार त्वरण है 2 से 2 कट गया, 10 को 10 से करेंगे 100 प्लस 10 का 100 ये कितना मीटर आ गया जी? 200 मीटर। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी आई? उनके बीच दूरी भी पहली कार है वो ए ने, बी वाली है वो तो 200 मीटर पे है। ये बी वाली यहाँ आ गई जी, बी वाली ने दूरी तय कर ली जी 200 मीटर। ए वाली यहाँ है जी, ए वाली ने कितनी दूरी तय करी जी? 150 मीटर। उनके बीच की दूरी माइनस करनी है जी, और क्या है? 200 में से 150 माइनस कर दिया, उनके बीच की दूरी आ गई जी 50 मीटर। ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। आगे अगली क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज हमने घूरते हुए त्वरण के प्रभाव में गति पढ़ी थी, उसके पहले 2 केस पढ़े थे, उसके 2 केस बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।